चलो भाई, गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा 1% कंपनी हो चुका था। हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, ये पढ़ के हो चुका था। हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हम लोग आज, बोलो। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी समझेंगे, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। चलिए एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ बच्चों, कि डेफिनेशन और मीनिंग में फ़र्क होता है। डेफिनेशन मतलब एक एक्ट के द्वारा, एक कानून के द्वारा एक चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है, और मीनिंग मतलब उसके मायने क्या है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तौसीफ़ एक अच्छा लड़का है, दैट इज़ बाय यू आर डिफाइनिंग मी, या मैं एक बुरा लड़का हूँ, या मैं एक डैश डैश डैश, जो भी मेरे जो मायने हैं, है ना, तौसीफ़ नाम के जो मायने होंगे वो डिफरेंट होंगे। लॉजिक समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ ए थिंग एंड मीनिंग ऑफ दैट थिंग। लॉजिक समझ रहा है। सो जैसे अभी इन्होंने डिफाइन किया है प्राइवेट कंपनी को, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में ऑफ कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब कितना पैसा शेयर के रूप में उनके पास आएगा वो अपने आर्टिकल में लिख के रखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लिख के रखते हैं कि कितना कैपिटल हमको चाहिए पेड अप के रूप में। और उनके आर्टिकल में साफ साफ लिखा रहेगा राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स, मतलब उनके जो मेंबर्स है वो अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। एंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मतलब 1% कंपनी की मेंबरशिप कितनी होती है, 1। तो अगर इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी है, इसके क्योंकि 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, तो जो मैक्सिमम मेंबरशिप होगी वो कितनी होगी, 200 होगी। यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ये सब अडल्ट होना, माइनर नहीं होना, अडल्ट होना, है ना। उसके बाद में रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट इंडिया के। ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होना, इनसेन नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना होगा जितना कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिख के रखेगी, और उसके आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब आप किसी और को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। और उनकी जो मेंबरशिप है वो कितनी है, मैक्सिमम 200। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 और मोर पर्सन, ये बेसिक मीनिंग हो गई, है ना। अब जैसे समझाने के लिए, अगर 2 और 2 से ज़्यादा लोग 1 और मोर शेयर्स जॉइंटली खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, ए और बी, इन्होंने मिल के अगर कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उनको हम सिंगल मेंबर ही मानेंगे, मतलब उनका वोट काउंट होगा एक। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ख़रीदा, है ना, या कोई दोस्तों ने। ठीक है, ये समझा आपको कि आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया आपको, अलाउ नहीं है ट्रांसफ़र करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यार ये जो पोर्शन है ना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है जब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कंपनी का एम्प्लॉय है, ऑफिसर है या किसी भी पोस्ट पे है, या फॉर्मरली पहले एम्प्लॉय था, है ना, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तो जब कंपनी का मेंबर भी था, शेयर भी खरीदा था, और जब एम्प्लॉयमेंट से हट चुका है, सीज हो चुका है, तब भी वो कंपनी का मेंबर है। अब ध्यान देना, मगर वो ये 200 में काउंट नहीं होगा। लॉजिक समझा। मतलब जो एम्प्लॉयज़ को कंपनी शेयर बेचेगी, या तो वो करंट एम्प्लॉय होंगे या वो छोड़ चुके होंगे कंपनी को, मगर इस 200 में, ये जो 200 पढ़ा है ना मैंने आप लोगों को भी, इस 200 में आप उनको काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपको, बोल दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल 190 कंपनी के शेयर होल्डर है, मेंबर्स हैं, ठीक है, फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, करंट एम्प्लॉयज़ है, वो 20 है। लॉजिक समझ रहे हो, उनको आपने मेंबर बनाया है। फिर कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ है, वो 10 है, जो अभी भी मेंबर रहे कंपनी के, छोड़ तो दिया बट कंपनी के मेंबर तो रह सकते हैं ना, शेयर खरीद सकते, उनके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो बोलेगा काउंट करो कितनी मेंबरशिप हुई, तो आपका आंसर होगा सर इनको तो माइनस कर देंगे, तो 190 हुई, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं होते 200 में, ये 200 के अलावा कंपनी शेयर इशू करती है इनको। ठीक है, सीज मतलब ख़त्म, टर्मिनेशन। देखो आ गया ना, शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, और क्या पब्लिक प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट किया है कि प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो पब्लिक को इनवाइट करे फॉर एनी सिक्योरिटीज़, मतलब दे आर नॉट अलाउड टू इशू प्रॉस्पेक्टस। ये प्राइवेटली बुला सकते हैं अपने 200 लोगों को, बट पब्लिक इनविटेशन इनके पास में एप्लीकेबल या इनको अलाउ नहीं दिया गया है आरओसी और सेबी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो सॉरी, समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को।
चलो बहुत बढ़िया, है ना। किसी प्रकार का इनविटेशन इनको अलाउ नहीं है, इसको आपको भूलना नहीं है। किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी के लिए पब्लिक इनविटेशन अलाउ नहीं है। कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं प्राइवेट कंपनी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना आपने एमओए में लिख दिया उतनी रिक्वायरमेंट। पेड अप कैपिटल समझते हैं ना आपको, जो पैसा आपके पास शेयर के रूप में आ चुका है या आ चुका होगा, तो उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। कंपनीज एक्ट आपको कोई लिमिट तय करके नहीं दे रहा है। मिनिमम मेंबरशिप कितनी है, 2, एक्सेप्ट ओपीसी में 1 होती है तो उसको काउंट मैक्सिमम कितनी है, 200। किसको एक्सक्लूड कर दिया हमने, प्रेजेंट एम्प्लॉय को, जो मेंबर कम है एम्प्लॉय ज़्यादा है, और प्रीवियस वाले जो पहले एम्प्लॉय थे बट अब मेंबर है, छोड़ चुके कंपनी का फॉर्मरली, तो ये लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं इसमें। शेयर्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्रॉम 1% टू अनदर, फ्रॉम 1% टू अनदर अलाउ नहीं है प्राइवेट कंपनी में। किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते, पब्लिक इशू नहीं कर सकते, लाइक जैसे प्रॉस्पेक्टस इशू होते हैं, जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट, ये सब अलाउ नहीं है। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, इनके नाम के आगे लगता है प्राइवेट लिमिटेड, ये ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी होती है इनके नाम के आगे आखिर में लगता है प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी पहचान होती है। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी है। मैंने व्हाट इज़ स्मॉल कंपनी, देखो एक बात ध्यान रखो आप, जब किसी भी प्रकार की नई ब्रीड ऑफ कंपनी आती है, जैसे ओपीसी हमने पढ़े थे, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए था कि एक इंडिविजुअल पर्सन अच्छे से बिजनेस कर सके लीगल फॉर्म में। वैसे स्मॉल कंपनी का एक है कि जो छोटे छोटे से बिजनेस होते हैं जिनको लीगल फॉर्म में काम करना है। बेनिफिट क्या होता है कंपनी फॉर्म का, सर, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती जब तक वो खुद वाइंड अप ना हो जाए, और लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लोगों ने चालू किया उसको उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो क्यों ना सबको बढ़ावा दिया जाए कि कंपनी फॉर्म आपको स्टैब्लिश करिए, बराबर है कि नहीं। जैसे स्मॉल कंपनी की उन्होंने छोटी सी डेफिनेशन दी है कि स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में ये वह कंपनी है अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसा इकट्ठा करेंगे आप शेयर के रूप में, वो कितना होना, 50 लाख है। और अगर इससे ज़्यादा आपको एक्सीड करना है तो कितना हो सकता है, 5 करोड़, या मिनिमम 50 लाख आपके पास में अगर है तो आप स्मॉल कंपनी की एलिजिबिलिटी में है। और अगर इससे ज़्यादा का पेड अप कैपिटल आप चाहते हैं तो 5 करोड़ तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, मगर उसकी कुछ कंडीशन है। और जो टर्नओवर होगा, जो आपने लास्ट ईयर में जो सेल्स किया, जो पैसा आपके पास आया, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो साल लास्ट ईयर का जो आपका सेल्स होगा वो 2 करोड़ अगर है तो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ स्मॉल कंपनी। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, बराबर है ना, तो फिर आपकी वो एलिजिबिलिटी ख़त्म हो सकती है, तो उसकी भी लिमिट तय कर दी उन्होंने। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो कितना, 20 करोड़। अब आप बोलोगे कैसे, तो फॉर एग्जांपल 50 लाख है, 50 लाख एक्सीड हो गया, तो मान लो 5 करोड़ वालों को प्रोविजन आपने रखा नहीं, बट आपका टर्नओवर अभी भी कितना है, 2 करोड़ से कम, लॉजिक समझ रहा है, तो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ स्मॉल कंपनी, समझे ना। वैसे तो वो बोल रहा है दोनों कंडीशन को फुलफिल करो, एंड लिखा है ना, बट अगर मान लो ये 50 लाख से ज़्यादा हो गया है ना, ये अभी भी 2 करोड़ के कम है तो चलेगा। और अब फॉर एग्जांपल ये भी 50 लाख है, ये 2 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स हो चुकी है, तो अलाउ कर रहा है कि 20 करोड़ तक चलेगा, मगर फिर दोनों में से कोई ना एक ना एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। टर्नओवर समझता है ना आपको, जो आपकी सेल्स हुई है, ठीक है, आपने जो बेचा, ये एलिजिबिलिटी है। फिर कुछ बेनिफिट्स भी है स्मॉल कंपनी के, जैसे नॉर्मल कंपनियों को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है ना, करनी ही करती पड़ती, इनको 2 ही करनी है, हर 6 महीने में एक कर लेना है आपको, है ना, 2 ही। फिर इनको जो एनुअल रिटर्न फाइल करने हैं अपने, एनुअल रिटर्न होते हैं ना आपके, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, बैलेंस शीट्स, आप आरओसी को फाइल करते हो, या आप एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं, नाम से लग रहा है ना एनुअल रिटर्न, साल के अंत में जो डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, तो उस पर आपको यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्टर की साइन भी चलेगी। क्योंकि नॉर्मल कंपनियाँ क्या होती है, जो बड़ी कंपनी होती है वो सीएस की साइन लेती हैं या सीए, है ना, तो इसमें फिर एक्सपेंसेस भी बहुत लगते हैं, पैसा लगता है ना भाई, प्रोफेशनल से ना, तो ये छूट है आपको कि आप एक डायरेक्टर की भी साइन करोगे तो इट इज़ एज इक्वल एज सीएस एंड सीए, ठीक है। फिर इनके जो ऑडिटर होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लोग अपॉइंट करते हैं, इनको रोटेशन से हटाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो अपॉइंट किए वो आपकी कंपनी में ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम तक रह सकता है रोटेट। आप बोलोगे सर क्यों, ऑडिटर कौन होता है आपको समझते हैं ना, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करे, पब्लिक के सामने रखे कि कितना पैसा आपको खर्च हुआ है, कितना मिला,
क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं पब्लिक और प्राइवेट, उनमें जो ऑडिटर होते हैं वो रोटेशन के द्वारा रिटायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को अगर ऑडिटर बनाया तो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते वो कंपनी में ऑडिटर, उनको मेरे को रोटेट करना ही पड़ेगा। किसी फर्म को मैंने ऑडिटर बनाया, फर्म होती है ना, तो वो 10 साल से ज़्यादा मेरे ऑडिटर नहीं रह सकती, फिर मुझे रोटेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब इनमें एप्लीकेबल नहीं है। फिर लिखा दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू। अब ये जो स्मॉल कंपनी है इसकी जो एलिजिबिलिटी अपन ने पढ़े, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन कौन सी कंपनियों में नहीं होगा। तो होल्डिंग कंपनी में नहीं होगा, सब्सिडरी में नहीं होगा। व्हाट इज़ होल्डिंग एंड सब्सिडरी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मगर एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूँ। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसका सब्सिडरी कंपनी में 51% का या तो शेयर कैपिटल होता है, या दोनों के जो BOD होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें इस कंपनी का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल दोनों के डायरेक्टर मिला के मतलब 7 हैं तो 4 इसके रहेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सेक्शन है स्मॉल कंपनी का, ये सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब वो कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, चैरिटेबल पर्पस वाली, उनके सेक्शन अलग हैं। फिर ये जो ऊपर स्मॉल कंपनी के सेक्शन है, एलिजिबिलिटी है, ये किसी स्पेशल बॉडी कॉर्पोरेट पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैट्यूटरी एक्ट कंपनी याद है, जैसे जिनके सेपरेट एक्ट होते हैं, स्पेशल बॉडीज़, जैसे RBI, LIC, इनके अपने स्पेशल एक्ट है, स्पेशल बॉडीज़ हैं, उस पर भी ये सब एप्लीकेबल नहीं है। ये जो एलिजिबिलिटी हमने पढ़ी है, जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, जो कुछ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। ठीक है, उसके बेसिक फीचर्स दे दिया उसने। पेड अप कैपिटल जो है मैक्सिमम, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो कितना लिखे अपन ने ऊपर, 2 करोड़ और बोल दिया ना, और समझ रहे ना आपको, एंड नहीं और। अगर 50 लाख से ज़्यादा गया तो 2 करोड़ भी चलेगा। ठीक है, और टर्नओवर तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, अगर 50 लाख से ज़्यादा का पेड अप हो गया और 2 करोड़ के अंदर ही टर्नओवर है तो इट्स एलिजिबल। ठीक है, और का मतलब समझते हैं ना, एंड और, दोनों में से कोई एक। ये तो फिर पढ़ लिया हमने कि सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखने का। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। यस, जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। तो ये तो पता है ना, क्योंकि पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स है वो ईजिली ट्रांसफरेबल है। फिर इनका भी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो भी वो अपने मेमोरेंडम में रखेंगे कितना इशू करना है। यानी कोई लिमिटेशन नहीं दी है लॉ ने बोला आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कितना शेयर के रूप में पैसा इकट्ठा करना है, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो सकती ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ये प्राइवेट डेट, अ कंपनी, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ कंपनी विच इज़ ए सब्सिडायरी ऑफ, देखो सब्सिडायरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शेयर बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी। समझाता हूँ मैं आपको, छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए, ये पब्लिक कंपनी है, एक कंपनी है बी। ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको सर को। एक कंपनी है ए, ठीक है, एक कंपनी है बी, ये हो गई पब्लिक कंपनी, ये हो गई फॉर एग्जांपल के तौर पर प्राइवेट कंपनी। अब इस कंपनी पर अपना हक जताया, जैसे 51% के शेयर्स खरीद लिए, तो ये हो गई होल्डिंग, ये हो गई सब्सिडाइज्ड है ना, इसके द्वारा इसके कंट्रोल में आ गई है। लॉजिक समझना, तो ये प्राइवेट कंपनी थी ना, तो जब ये कंपनी इसके कंट्रोल में आ गई तो ये अब ये भी पब्लिक कहलाएगी। लॉजिक समझ रहे हो, क्योंकि इस कंपनी में चलनी तो इसी की है, डिसीजन तो ये लोग लेंगे, अपॉइंटमेंट तो यही करेंगे डायरेक्टर्स के, पॉलिसी मेकिंग तो इन्हीं के थ्रू होगी। तो बोल रहा है कि जब एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बनती है तो वो कंपनी भी पब्लिक हो जाती है, बट ये जो लाइन, बट सच सब्सिडरी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी थी, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, कंटिन्यू टू बी प्राइवेट कंपनी इट्स आर्टिकल। मतलब वो प्राइवेट कंपनी जो अब सब्सिडरी हो चुकी है पब्लिक होल्डिंग कंपनी की, वो अपने आर्टिकल्स को फॉलो करेगी, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो चेंज नहीं होंगे। आप अपने इंटरनल रूल्स अभी भी वैसे ही रखोगे जैसे आप सब्सिडरी बनने के पहले थे। लॉजिक समझा? जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को अपना सब्सिडरी बनाया, मतलब रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा फोकट का नहीं दे रहा। तो अल्टीमेटली अब मिंत्रा में जो भी डिसीजंस होंगे सब फ्लिपकार्ट के थ्रू ही होंगे। तो मान लो अगर फ्लिपकार्ट पब्लिक कंपनी होती और ये प्राइवेट होती तो ये भी पब्लिक ही कहलाती, क्योंकि इसके कंट्रोल में आ चुकी है। मगर ये अपने आर्टिकल
जो उसने बनाया था अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो अभी भी अपने खुद के फॉलो कर सकते हैं, वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं भैया। पब्लिक कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज नहीं है, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, आसानी से आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर पब्लिक कंपनी को लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब उनके शेयर्स की लिस्टिंग्स होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी तो ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? एडल्ट, ठीक है, इनसेन नहीं होना, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट नहीं होना, 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और क्या लिखा देखो, सब्सिडायरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, बट उसके आर्टिकल उसके खुद के रहेंगे, वो आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है। अब जो क्या लिखा उसमें 3(1)(a) क्या बोलता है, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन, है ना, वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी। कोई भी व्यक्ति अगर 7 से ज़्यादा लोग हैं, कोई भी लॉफुल पर्पस के लिए अगर वो कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो वो पब्लिक कंपनी की श्रेणी में आएगी। इसके नाम के आगे जो लगता है वो लगता है लिमिटेड। ठीक है, दे आर अलाउड टू इशू प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर दे सकते हैं, पब्लिक को अलाउ कर सकते हैं कि आओ और हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ खरीदो, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, या लोन्स या बॉन्ड्स। पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं ये लोग, इनको अलाउ, जैसे प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं था ना, इनको अलाउ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बार बार रिवीजन करना अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन हो गया जो मैं पढ़ाया आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ना। अब मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझेगा, है ना, ठीक है। अरे ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। ठीक है बच्चों, चलो, सिक्योरिटी वर्ड आया मतलब हर प्रकार की सिक्योरिटी जिसे बेचा और ख़रीदा जाता है, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, भूलने का नहीं है। ओके, चलो, बाय।